हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हम मॉडर्न हाइपोथेसिस के अंतर्गत सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। तो माइक्रोस्फीयर्स के अवधारणा के अनुसार जो प्रथम नॉन सेलुलर फॉर्म्स थे, अकोशिकीय प्रकार, जो कि जीवन के उपस्थित थे, ये लगभग 3 बिलियन या 300 करोड़ साल पहले जो है इनका निर्माण हुआ था। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स। जो निर्मित हुए थे नॉन सेलुलर फॉर्म्स, ये बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स या अणु थे, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा। तो ये बड़े आकार के अणुओं का इनमें निर्माण हुआ था। माइक्रोस्फीयर्स कैन बी फॉर्म्ड when proteonoids are placed in boiling water and slowly allowed to cool। तो माइक्रोस्फीयर्स जो है इनका निर्माण कब होता है? जब प्रोटियोनॉइड्स को उबलते हुए जल के अंदर रखा जाता है और धीरे धीरे इन्हें वापस ठंडा किया जाता है। सम ऑफ द प्रोटियोनॉइड मटेरियल प्रोड्यूसेज अ डबल बाउंड्री स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेज द माइक्रोस्फीयर। तो कुछ प्रोटियोनॉइड मटेरियल जो होते हैं जिनका निर्माण होता है, ये निर्मित करते हैं एक डबल बाउंड्री स्ट्रक्चर या दोहरी परत की संरचना, जिसके अंदर माइक्रोस्फीयर जो है वो समाहित होते हैं। यानी माइक्रोस्फीयर के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन की बाउंड्री जो है वो निर्मित होती है। ऑल्दो दीज वॉल्स डू नॉट कंटेन लिपिड्स। यद्यपि इन जो वॉल्स बनती है या जो ये दीवारें बनती है, जो एनवेलप बनता है, इनमें लिपिड जो है उपस्थित नहीं होता है। दे डू एग्जिबिट सम मेम्ब्रेन लाइक कैरेक्टर। फिर भी इसमें कुछ मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के समान कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। एंड सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेलुलर मेम्ब्रेन। और ये जो एनवेलप बनता है, चारों ओर जो कवरिंग बनती है, ये सेलुलर मेम्ब्रेन या कोशिकीय झिल्ली की जो है संरचना को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो है लिपिड नहीं होता है, बाकी जो है वो कोशिका की झिल्ली के समान दिखाई देते हैं। माइक्रोस्फीयर्स कैन स्वेल और श्रिंक। अब ये जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं ये फैल सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। यानी कि ये इनके फैलने का और इनके सिकुड़ने का जो गुण है ये निर्भर करता है परासरण विभव पर, जो कि इसके सराउंडिंग सॉल्यूशन या चारों ओर जो सॉल्यूशन या विलयन उपस्थित होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दे ऑल्सो डिस्प्ले ए टाइप ऑफ इंटरनल मूवमेंट सिमिलर टू दैट एग्जिबिटेड बाई सेल्स एंड कंटेन्स सम प्रोटियोनॉइड्स दैट फंक्शन एज एंजाइम। तो ये जो है इनमें से कुछ जो है ये प्रदर्शित करते हैं इंटरनल मूवमेंट, यानी इनमें आंतरिक गतियाँ भी पाई जाती है जो कि कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो इनके अंदर जो मूवमेंट्स है ये कोशिकाओं के समान ही पाए जाते थे। एंड कंटेन सम प्रोटियोनॉइड्स। और इनके अंदर कुछ प्रोटियोनॉइड्स जो होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं कि ये एंजाइम का फंक्शन करते हैं, यानी एंजाइमों के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो इनमें सेलुलर मूवमेंट और एंजाइम्स, ये दोनों प्रकार के कार्य जो है वो इनके अंदर प्रदर्शित होते हैं। Using ATP as a source of energy, microspheres can direct the formation of polypeptides and nucleic acids। तो ये जो माइक्रोस्फीयर्स है ये ऊर्जा का उपयोग या ऊर्जा के स्रोत के रूप में ATP काम में लेते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके द्वारा ये फॉर्मेशन कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड्स का और न्यूक्लिक अम्लों का। तो न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीपेप्टाइड्स के निर्माण को ये प्रेरित कर सकते हैं और ऊर्जा जो है वो ATP के द्वारा लेते हैं। दे कैन एब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। और ये जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं ये अपने चारों ओर के माध्यम से मटेरियल या कोई भी पदार्थ उपस्थित हो तो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो भी चयनात्मक रूप से। दे हैव द एबिलिटी ऑफ मोटिलिटी, ग्रोथ, बाइनरी फिशन इनटू टू पार्टिकल्स एंड द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। अब इन माइक्रोस्फीयर्स के अंदर एबिलिटी होती है मोटिलिटी यानी गति की, ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए,
बाइनरी फिशन होता है, इनमें द्विविभाजन की क्रिया भी पाई जाती है, यानी दो पार्टिकल्स के अंदर ये टूट सकता है। और इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन या प्रजनन की, जैसे बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा, और फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा। तो ये सभी प्रकार की गतिविधियां जो है ये माइक्रोस्फीयर्स जो है वो प्रदर्शित करते हैं। Superficially, their budding resembles with those bacteria of and fungi। तो ऊपरी तौर से ये देखा जाए तो इनके अंदर जो ये बडिंग होती है यानी मुकुलन की जो क्रिया होती है, ये बडिंग होती है बैक्टीरिया और फंजाई के समान। तो जैसे बैक्टीरिया और फंजाई में मुकुलन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है, वैसा ही रिप्रोडक्शन का जो मेथड है बडिंग के द्वारा इन माइक्रोस्फीयर्स में भी देखा जाता है। According to some investigators, microspheres can be considered first living cells। तो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स या वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं इन्हें प्रथम जीवित कोशिका जो है कहा जा सकता है। अब आता है इनमें दूसरा स्टेप, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो पहला जो स्टेप था वो था प्रोबायोन्ट्स या प्रोटोसेल्स का निर्माण कैसे हुआ। अब आता है प्रोकैरियोट्स का निर्माण कैसे हुआ था, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। Prokaryotes were originated from protocells about 3.5 million years ago in the sea। तो प्रोकैरियोट्स का निर्माण या इनकी उत्पत्ति जो है ये प्रोटोसेल्स या आदिम कोशिकाओं से हुआ था लगभग 350 करोड़ साल पहले, और ये हुआ था समुद्र के अंदर। तो प्रोकैरियोट सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है, तो वो होती है प्रोकैरियोट सेल्स। द एटमॉस्फेयर वाज एनएरोबिक यानी अवायवीय वातावरण उपस्थित था, बिकॉज फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि इनमें जो फ्री ऑक्सीजन या मुक्त ऑक्सीजन जो थी ये एटमॉस्फेयर या वातावरण के अंदर अनुपस्थित थी। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। साइटोस्केलेटन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स, इनमें साइटोस्केलेटन या कोशिका कंकाल भी नहीं होता है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स या जटिल प्रकार के जो इनमें कोशिकांग होते हैं ये भी इनमें एब्सेंट होते हैं। दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर जो डिवीजन होता है ये द्विविभाजन की क्रिया के द्वारा होता है। सम ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल सेल्स अपीयर्स एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रोमेलाइट्स। यानी कि कुछ जो सबसे पुराने फॉसिल या जीवाश्मी कोशिकाएं जो है वो कुछ धारीदार औषधि शैलों के पार्ट के रूप में प्राप्त हुई है। स्ट्रोमेलाइट्स आर फॉर्म्ड टुडे फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। अब जो स्ट्रोमेलाइट्स होते हैं या धारीदार जो औषधि शैल होती है, ये इनका निर्माण जो है आज के समय में सेडिमेंट्स यानी अवसादों के द्वारा होता है समुद्रों में, और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोकैरियोटिक जीव जैसे फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल, या फिलामेंट या जिसमें तंतु पाए जाते हैं, तंतु वाले जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनके द्वारा जो है आज के समय में स्ट्रोमेलाइट्स या औषधि धारीदार औषधि शैलों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप, इवोल्यूशन ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी इनमें पोषण की जो विधियां हैं उनका इवोल्यूशन या उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पहले प्रोटोबायोन्ट्स का निर्माण हुआ, प्रोटोसेल्स का, उसके बाद प्रोकैरियोट्स का निर्माण हुआ, और फिर आता है प्रोकैरियोट्स के अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का जो है वो इवोल्यूशन हुआ था। तो सबसे पहले आता है हेट्रोट्रॉप्स या विषमपोषी। तो वैज्ञानिकों के अनुसार प्रोकैरियोट्स जो थे वो सबसे पहले विषमपोषी प्रकार के थे। द अर्लीस्ट प्रोकैरियोट्स प्रेज्यूमेबली ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो प्रारंभिक प्रोकैरियोट्स थे वो संभवतया किण्वन के द्वारा, यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे या कार्बनिक अणु जो थे उनके किण्वन के द्वारा एनर्जी या ऊर्जा को प्राप्त करते थे फ्रॉम द सी ब्रोथ इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ये समुद्री ब्रोथ से, यानी जो शोरबे के समान जो विलयन उपस्थित था समुद्र में उसके द्वारा जो है ये प्राप्त करते थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जो एटमॉस्फेयर था वातावरण वो ऑक्सीजन फ्री था, उनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, यानी इनमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उपस्थित था। तो उस समय में ये किण्वन के द्वारा अपना पोषण एनर्जी जो है वो
बनाते थे। दे रिक्वायर्ड रेडीमेड ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड दस दे वर हेटेरोट्रॉप्स। और इनको जो है आवश्यकता थी पहले से बने हुए जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे जो कि सी ब्रॉथ के अंदर उपस्थित थे, उन्हें ये फूड के रूप में उपयोग करते थे। और इसलिए जो ये प्रथम जो प्रोकैरियोट्स थे वो हेटेरोट्रॉप्स प्रकार के यानी विषमपोषी प्रकार के थे। इसके बाद इवोल्यूशन हुआ ऑटोट्रॉप्स का यानी कि स्वपोषियों का। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम सी वाटर बिगन टू डिसअपियर एंड ग्रेजुअली एग्जॉस्टेड। तो जैसे ही तेज़ी से इनमें वृद्धि हुई हेटेरोट्रॉप्स की, जो कि समुद्र के ब्रॉथ का उपयोग करते थे भोजन के लिए, तो न्यूट्रिएंट फ्रॉम सी वाटर, तो समुद्र के जल से ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते थे। फिर उसके बाद में जो है ये न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे जो है ख़त्म होता गया, लगातार इसमें कमी आती गई और लास्ट में जाके ये ख़त्म हो गया था। दैट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स। और यही कारण था कि ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषियों का निर्माण हुआ था। These organisms were capable of producing their own organic molecules by chemosynthesis और photosynthesis। और जब ये ऑटोट्रॉप्स बने तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या जीवों के अंदर इस प्रकार की क्षमता थी कि वे अपना खुद का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कार्बनिक अणुओं का निर्माण कर सकते थे। और ये कार्बनिक अणु जो है ये रसायन संश्लेषण के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते थे। तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर पहला जो प्रकार आता है वो है कीमो ऑटोट्रॉप्स या रसायन स्वपोषी। ड्रॉप इन टेम्परेचर स्टॉप्ड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द सी वाटर। तो जैसे ही वातावरण के तापमान में कमी आई तो इसके कारण समुद्र के जल में बनने वाले कार्बनिक अणु जो थे उनका संश्लेषण धीरे धीरे रुक गया था। सम ऑफ द अर्ली प्रोकैरियोट्स गॉट कन्वर्टेड इनटू कीमो ऑटोट्रॉप्स। कुछ जो प्रारंभिक प्रोकैरियोट्स थे ये कन्वर्ट हो गए, रूपांतरित हो गए रसायन स्वपोषी के रूप में। विच प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सर्टेन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। और ये जो है अपना ऑर्गेनिक फूड या कार्बनिक अणुओं का निर्माण किस प्रकार करते थे, ये अपने एनर्जी का उपयोग करते थे जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन या अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया जो ये करते थे उसके दौरान जो एनर्जी निकलती थी उसका उपयोग ये ऑर्गेनिक फूड के अंदर करते थे और उससे ये अपना भोजन निर्माण करते थे। दीज एनएरोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स वर लाइक प्रेजेंट एनएरोबिक बैक्टीरिया। और ये जो पुराने इस प्रकार के अवायवीय रसायन स्वपोषी थे वो आज के समय में उपस्थित अवायवीय श्वसन करने वाले बैक्टीरिया के समान ही थे। दे रिलीज्ड CO2 इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो इस प्रकार से रसायन स्वपोषी प्रकार के जो थे ये वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते थे। तो ऑटोट्रॉप्स में कीमो ऑटोट्रॉप्स के बाद में आते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स या प्रकाश स्वपोषियों का निर्माण हुआ। तो पहले कीमो ऑटोट्रॉप्स बने थे, उसके बाद में प्रकाश स्वपोषी बने। इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एनेबल सर्टेन प्रोटोसेल्स टू यूटिलाइज लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। तो जो इवोल्यूशन हुआ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या क्लोरोफिल अणुओं का, जिसके कारण प्रोटोसेल्स के अंदर ये क्षमता आई कि ये प्रकाश का उपयोग करके यानी लाइट एनर्जी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर सकते थे। दीज वर एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। और ये जो थे ये अवायवीय फोटो ऑटोट्रॉप्स या अवायवीय प्रकाश स्वपोषी प्रकार के थे, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ये लाइट एनर्जी का उपयोग करते थे और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर लेते थे। दे डिड नॉट यूज़ वाटर एज हाइड्रोजन सोर्स। और ये जो इस प्रकार की जो कोशिकाएं थी ये जल का उपयोग नहीं करती थी हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में। दे वर सिमिलर टू प्रेजेंट डे सल्फर बैक्टीरिया इन विच हाइड्रोजन सल्फाइड स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड सल्फर। और ये जो है जो इस प्रकार के कोशिकाएं थी जो कि फोटो ऑटोट्रॉप्स थी, ये आज के समय में उपस्थित सल्फर बैक्टीरिया जो है इनके समान ही थे, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ के ये हाइड्रोजन तथा सल्फर का निर्माण कर लेती थी। हाइड्रोजन वाज यूज्ड इन फूड
मैन्युफैक्चर एंड सल्फर वाज रिलीज्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन जो थी ये फूड के रूप में निर्मित होती थी, और सल्फर जो था ये रिलीज किया जाता था वेस्ट प्रोडक्ट या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में। तो हाइड्रोजन जो है इसमें फूड मैन्युफैक्चर के अंदर बनती थी। एरोबिक photoautotrophs used water as a source of hydrogen and carbon dioxide as a source of carbon to synthesize carbohydrate in the presence of solar energy। अब जो पहले थे एनएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स और अब उसके बाद में बने एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स यानी कि वायवीय प्रकाश संश्लेषी। अब ये वायवीय प्रकाश संश्लेषी जो थे ये जल को जो है स्रोत के रूप में काम में लेते थे हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रोजन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ लेते थे सोर्स के रूप में, जिसके द्वारा ये कार्बन का निर्माण करते थे, और फिर ये करते थे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो कि सोलर एनर्जी के उपस्थिति में होता था। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते थे, जिसमें कार्बन जो थे वो CO2 से लेते थे और हाइड्रोजन जो है वो जल से प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया थे, जो प्रोटोसेल्स थी, वो सारे एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। द फर्स्ट एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स वर साइनोबैक्टीरिया, या इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक फॉर्म्स विच हैड क्लोरोफिल। जो प्रथम वायवीय प्रकाश स्वपोषी थे वो साइनोबैक्टीरिया के समान थे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल के समान, और जिसके अंदर क्लोरोफिल यानी हरित लवक जो है वो उपस्थित था। दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और ये जो है उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को पर्यावरण के अंदर रिलीज करते थे एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो है ऑक्सीजन इनकी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी उसके सह उत्पाद के रूप में ये ऑक्सीजन को वातावरण में रिलीज करते थे। द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन वाज म्यूटेशन। अब इनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन आया, इस प्रकार के जो आनुवंशिक परिवर्तन आए, इसका जो मुख्य स्रोत था वो म्यूटेशन ही था। यानी इनमें म्यूटेशन हुआ था, उत्परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे उत्परिवर्तन हुआ, और उसके कारण जो है इस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। थैंक यू सो मच। इससे आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।